हेलो क्लास 12th, स्वागत है आपका BDN केमिस्ट्री पॉइंट में। मैं हूँ राज यादव और चैप्टर चल रहा है हमारा सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर जो चैप्टर है वहाँ पे चल रहा है हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपकी चार होती हैं, यानी कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अर्थात इस वीडियो से पहले हम 3 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को फिनिश कर चुके हैं और आज हमारे पास जो टॉपिक होगा इस वीडियो के अंदर उसमें हम कवर करने वाले हैं लास्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ठीक है, किसको हम कवर करेंगे बेटे? आज का टॉपिक हमारा रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए पहले कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, उन टर्म्स को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सी छोटी छोटी टर्म्स होती हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं बेटे, यानी कि झिल्लियाँ। झिल्लियाँ आपने पढ़ी होंगी, यानी मेम्ब्रेन्स। जो झिल्लियाँ हैं ये आप समझते होंगे। मेम्ब्रेन्स जो भी आप है ना बाज़ार से कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो जो मेम्ब्रेन होती है, जो थैली होती है, उसकी भी बात हम करेंगे। इसके अलावा हमारी स्किन भी एक झिल्ली की तरह काम करती है, इसकी भी बात करेंगे हम लोग, है ना। चाय जो छानने वाली जो छन्नी होती है वो भी आपकी झिल्ली की तरह काम करती है, उसकी बात करेंगे। तो झिल्लियाँ बेटा, टोटल झिल्लियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, झिल्लियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। यानी एक होती है पारगम्य, पारगम्य झिल्ली। ठीक है, पारगम्य झिल्ली। ठीक, दूसरी होती है अपारगम्य, अपारगम्य, अपारगम्य झिल्ली। और तीसरी होगी अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, ये झिल्लियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है पारगम्य झिल्ली, एक होती है अपारगम्य झिल्ली और एक होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, पारगम्य का मतलब होता है यानी ऐसी झिल्ली, ऐसी झिल्ली जिसमें से संपूर्ण विलयन पार हो जाता, आर पार हो जाता है। ठीक है, आर पार हो जाता है। ठीक है, जैसे चाय छानने वाली जो झिल्ली है वो कभी कभी, जैसे मान लो आपने शरबत बनाया तो शरबत में आपका विलयन यानी कि विलय हो गया चीनी और विलायक हो गया पानी, तो दोनों ही चीज़ उस झिल्ली में से पार हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या काम करेगी? ये पारगम्य झिल्ली का काम करेगी। और एक होती है अपारगम्य झिल्ली, इसमें से विलयन नहीं चलता है, विलयन आर पार नहीं होता है। ठीक है, आर पार नहीं होता है। ठीक है, जैसे मार्केट से आप गए और दूध लेके आए, और दूध लेके जिस पॉलीथीन में आते हैं, जिस पन्नी में दूध लेके आते हैं, वो झिल्ली आपकी अपारगम्य प्रकार की होती है। उसमें से ना तो दूध के मॉलिक्यूल छनेंगे, या कोई भी चीज़ लेके आओगे उस पॉलीथीन के अंदर से, उस झिल्ली में से कोई भी चीज़ नहीं छनेगी। जब नहीं छनेगी बेटे तो वो अपारगम्य झिल्ली की श्रेणी के अंतर्गत आएगी। अब आती है बात आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली की, जो कि इसके लिए मेन है। ठीक है, तो इस झिल्ली के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? तो ऐसी झिल्ली जो अपने में से केवल विलायक के कणों को आर पार आने जाने देती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ठीक है, यानी ऐसी झिल्ली जो अपने में से केवल और केवल विलय के कणों को केवल आने जाने देगी, इसके अलावा विलय के कणों को आने जाने नहीं देगी। क्यों?
क्योंकि जो विलायक के कण होते हैं, विलायक के जो कण हैं, विलायक के कणों का आकार छोटा होता है। कैसा होता है बेटे? छोटा होता है। और विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, अपेक्षाकृत बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, केवल विलायक के कण इसमें से आएंगे जाएंगे और विलेय के कण नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि विलेय के कणों का आकार विलायक के कणों के आकार की अपेक्षा कैसा होता है? बड़ा होता है। इसलिए विलायक के कण यानी जो झिल्ली होती है उसमें इतने छोटे यानी बारीक छिद्र होते हैं जिसमें केवल विलायक के कणों को आने जाने के लिए रास्ता होती है, और विलेय के कण उस रास्ते से कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, उन छिद्रों से बड़े होते हैं, इसलिए विलेय के कण नहीं छन पाते। अब बात ये आती है कि आखिर ऐसी झिल्ली कौन सी होती है। तो किसी भी कोशिका, देखिए एग्जाम्पल में आपकी कोसा झिल्ली, कोसा झिल्ली का मतलब क्या है? जितनी भी कोशिकाएं हैं, जैसे अंडे के ऊपर झिल्ली है, ठीक है, अंडे की झिल्ली, तो अंडा क्या है? एक कोशिका है, और इस कोशिका के ऊपर जो झिल्ली लगी होगी वो क्या होगी? आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होगी। इसी प्रकार आपकी त्वचा है, त्वचा भी किस तरीके से काम करती है? अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो धमनियां हैं या जो हमारी जो नसें हैं उसके अंदर ब्लड बहता है, और जब ब्लड बहता है उसके अंदर वाटर भी है और हीमोग्लोबिन भी है, अर्थात वो एक सॉल्यूशन है। वो जो है एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है। क्या? ब्लड। ब्लड एक विलयन है, उसमें वाटर भी है और हीमोग्लोबिन भी मिला हुआ है। जब वाटर और हीमोग्लोबिन दोनों मिले हुए तो हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी से हमेशा देखा होगा आपने, पसीना निकलते हुए देखा हो, खून निकलते हुए नहीं देखा। अगर ये पूरी तरीके से पारगम्य झिल्ली होती तो ब्लड भी हमारा पसीने की तरह बाहर निकलता। ब्लड नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, केवल पानी के कणों को बाहर आने देगी और किसी के कणों को बाहर नहीं आने देगी। ठीक है, इसी प्रकार आपने देखा किशमिश को अगर हम पानी में डालते तो फूल जाती है। क्यों डालती? क्यों फूल जाती है? तो किशमिश के ऊपर जो झिल्ली चढ़ी होती है पतली सी, वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, वो पानी के कणों को अंदर एंटर होने देती है। ठीक है, अगर अब देखो एक झिल्ली और है, कॉपर फेरोसाइनाइड, यानी कॉपर फेरोसाइनाइड, ये एक कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली है, कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ये। ठीक है, ये कैसी है बेटे? कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली है। कौन? कॉपर फेरोसाइनाइड। और ये कैसी है बेटा? कोशिका झिल्ली, अंडे की झिल्ली, त्वचा, ये आपकी प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, तो ये देखिए बेटे, तो ये रहे आपके अर्धपारगम्य झिल्ली। तो झिल्लियां तीन प्रकार की होती हैं, पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य। क्या होती है समझ चुके होगे, बहुत बड़ी बात इनके अंदर नहीं है। चलिए इससे आगे पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे जरा समझिए थोड़ा सा इसको। अब हम पढ़ेंगे बेटे कि आखिर ऑस्मोसिस क्या होता है, यानी कि परासरण क्या होता है। जब हमें परासरण पता लगेगा तभी हम परासरण दाब को समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, यानी कि परासरण की प्रक्रिया क्या होती है। इसके लिए देखिए समझिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया है और इस बीकर में हमने बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है। यहाँ बीच में क्या लगा दी है? अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है यहाँ बीच में। ठीक है, ये हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। कोई भी झिल्ली मान लीजिए, चाहे कॉपर फेरोसाइनाइड, चाहे अंडे की झिल्ली, कोई भी हो, अर्धपारगम्य झिल्ली हमने इसके अंदर बीच में लगा दी है। समझते जाना, एक एक बात को समझना। ठीक है, तो क्या होगा, एक तरफ हमने भर लिया यहाँ पर प्योर वाटर, यानी कि शुद्ध पानी। ठीक है, यहाँ पर भर लिया हमने बेटे शुद्ध पानी। ठीक है, समझना जरा बात को। यहाँ पर आपके पास है शुद्ध वाटर यानी H2O। इसकी सांद्रता कैसी होगी बेटे? निम्न सांद्रता होगी। सांद्रता कैसी होगी? निम्न। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विलेय है ही नहीं। जब विलेय नहीं है तो सांद्रता कैसी होगी? शून्य होगी, तो बहुत कम सांद्रता होगी। और इधर हमने भर लिया बेटे समुद्री पानी, यानी समुद्री जल भर लिया हमने इधर की ओर। जो दूसरी तरफ है यहाँ पर हम भर रहे हैं सी वाटर, यानी कि समुद्री पानी। ये देखिए, ठीक है, ये जो समुद्री है इसमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा नमक होता है समुद्री वाटर के अंदर, अर्थात इसकी सांद्रता कैसी होती है? ज़्यादा होती है, यानी ये होती है बेटा उच्च सांद्रता।
इसकी सांद्रता कैसी है बेटे? उच्च सांद्रता है। ठीक है, तो जैसे ही हम निम्न सांद्रता उच्च सांद्रता इन दोनों विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये क्या बेटे आपके, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट जैसे ही करेंगे वैसे ही ये लोअर जो आपके पास निम्न सांद्रता का जो विलयन है, इसमें से विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे। उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अपने आप से जाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण की प्रक्रिया कहते हैं, परासरण की क्रिया कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या होगा बेटे, जब हम क्या करते हैं बेटे, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः आने जाने लगते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटे? परासरण कहते हैं। ठीक, अब जरा देखिए, लिखो, वह क्रिया जिसमें विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः कम सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर आने जाने लगते हैं, तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। परासरण कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम विलायक और विलयन इन दोनों को सेपरेट कर दें, तो विलायक के मॉलिक्यूल क्या करेंगे बेटे? चूंकि विलायक जो है इसकी सांद्रता निम्न है, विलयन की सांद्रता उच्च है, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के जो छिद्र हैं उसमें से होकर विलायक के कण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अपने आप से स्वतः आने जाने लगेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटे? ऑस्मोसिस कहते हैं, अर्थात यानी परासरण कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बेटे परासरण के प्रकार की। तो परासरण क्या होते हैं? 2 प्रकार का होता है परासरण, यानी टाइप्स ऑफ परासरण, परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार। ठीक है, ये जो प्रकार हैं वो टोटल आपके 2 होते हैं। एक होता है अंतः परासरण, दूसरा होता है बाह्य परासरण। ठीक है, तो पहली हेडिंग में करा रहा हूँ बेटे अंतः परासरण। ठीक, इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और उसी के आधार पे आप थ्योरी लिख लोगे। एग्जाम्पल क्या है? मैंने क्या किया, एक यहाँ पर बीकर लिया। जब बीकर लिया और इस बीकर के अंदर मैंने वाटर डाल दिया। ठीक है, ये पानी डाल दिया और इस पानी के अंदर मैंने एक अंडा डाल दिया। ठीक है, क्या डाल दिया बेटे? अंडा डाल दिया ये। ठीक है, ये जो आपके पास है वो एक अंडा डाल दिया। ठीक, अब ये पानी जो है इसकी सांद्रता कैसी होगी? निम्न सांद्रता होगी, क्योंकि इसमें कोई भी विलेय पदार्थ मिला ही नहीं है। इसकी सांद्रता कैसी होगी? निम्न होगी। और अंडे के अंदर जो भी लिक्विड होता है इसकी सांद्रता कैसी होगी बेटे? उच्च सांद्रता होगी। ठीक है, उच्च सांद्रता होगी। और अंडे के बाहर की जो झिल्ली है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करेगी, अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करेगी। ठीक है, पानी में मैंने ये डाल दिया है अंडा यहाँ पर, तो थोड़ी देर, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जैसे ही पड़ा रहेगा वैसे ही क्या होगा, पानी की निम्न सांद्रता होती है, अंडे के अंदर उच्च सांद्रता होगी और ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर पानी के अणु अंडे के यानी बाहर से अंडे के अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही अंडे के अंदर जाएंगे वैसे ही अंडा फूल करके कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
अंडा फूलकर बड़ा हो जाता है तो अंडे को जल में डालने पर कुछ समय पश्चात इसका फूलना अंतःपरासरण होता है। ठीक है, अंतःपरासरण कहलाता है। ठीक है, किसके कारण बेटा फूलता अंडा? अंतःपरासरण के कारण, क्योंकि बाहर से जल के अणु अंदर की ओर जाते हैं। तो ये जो आपके पास आकार है ये परासरण से पूर्व का आकार है, परासरण से पूर्व का आकार है, पूर्व का आकार। ठीक है, और ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ये परासरण से बाद का आकार है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ये आता है कि क्या कारण है अंडे को जल में डालकर छोड़ देने पर कुछ समय बाद अंडा फूल जाता है? तो इसका कारण ये है कि अंडे के अंदर के द्रव की सांद्रता अधिक होती है, यानी उच्च सांद्रता होती है। अंडे के बाहर उपस्थित जल की सांद्रता कम होती है और अंडे की जो झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करती है। सीधे लिखोगे बेटे कि अंडे के अंदर के विलयन की सांद्रता उच्च होती है, अंडे के बाहर के विलयन की सांद्रता निम्न होती है। इसलिए बाहर से जल के अणु अंडे के अंदर प्रवेश करने लगते हैं जिससे कुछ समय बाद अंडा फूल जाता है। इस प्रोसेस को हम अंतःपरासरण की प्रक्रिया कहते हैं, अंतःपरासरण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है भाई साहब कि अंडे के ऊपर तो बहुत मोटा छिक्कल होता है यानी वाइट कलर का, उसके अंदर पानी कैसे घुस जाएगा? तो उसके अंदर पानी घुसाना हमारे हाथ का काम है और आप भी सीख जाएंगे आज के बाद कि आप उसके अंदर पानी कैसे घुसा सकते हैं। इसके लिए क्या करिए, इसके लिए आप अंडे को, जो आपके पास अंडा है उसको HCl में डाल दो, अंडे को HCl के अंदर डाल दीजिए। जैसे ही आप अंडे को HCl के अंदर डालोगे तो अंडे के ऊपर का जो कैल्शियम कार्बोनेट, ये डाइल्यूट HCl होना चाहिए, कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी डाइल्यूट एसिड के अंदर आप अंडे को डाल दीजिए तो अंडे के ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवर बना होता है वो कवर छूट करके अलग हो जाएगा, उसके अंदर जो पन्नी होती है पतली, वो पन्नी रह जाएगी उसके अंदर। ठीक है, ध्यान रहे, ऐसा प्रैक्टिकल आप कर भी सकते हैं। ठीक, तो HCl के अंदर डालकर उसके ऊपर का कवर छोड़ देंगे, छुटाने के बाद अंडा आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको अच्छा सा। तो ये आपके पास इस तरीके से अंतःपरासरण कारण अंडा फूल जाएगा। ठीक है, अब एक और प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं हम लोग बाह्य परासरण। जो दूसरा प्रकार होता है उसको हम कहते हैं बाह्य परासरण। ठीक है, जरा देखिए बाह्य परासरण क्या होगा, समझिए बाह्य परासरण के लिए। ठीक है, किसी को कोई चीज़ लिखनी है तो वो आप क्या कर सकते हो, तुरंत वीडियो को रोको, वहाँ पर बैक करो और बैक करके आप अपना कार्यक्रम को नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पर बेटे, अब मैं बात करता हूँ बाह्य परासरण की। बाह्य परासरण, ठीक है, अब बाह्य परासरण क्या होगा? बहुत सिंपल है, भाई वाला काम करेंगे हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरीके से बीकर लेंगे और इस बीकर के अंदर इस बार हम लोग वाटर केवल नहीं भर रहे हैं। चलिए मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ। इस वाले के अंदर हम लोग ले रहे हैं अब नमक का संतृप्त जलीय विलयन। नमक का संतृप्त जलीय विलयन, संतृप्त का मतलब क्या होता है, यानी नमक घोलते रहो विलयन के अंदर, एक निश्चित टेम्परेचर पर आप नमक लगातार घोलते रहो और घोलते जाओ, जब तक घुलता रहे तब तक घोलते जाओ। अब जब घुलना बंद हो जाए तो उसी को हम संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटे, इसके अंदर हम अंडा डाल देंगे। इसके अंदर हमने क्या किया बेटा, एक अंडा डाल दिया, ये देखिए बेटे, ठीक, इसके अंदर अंडा डाल दिया हमने। अब जो नमक का संतृप्त विलयन होता है बच्चों, ये जो नमक का संतृप्त विलयन होगा इसकी सांद्रता उच्च होगी, ये उच्च सांद्रता का विलयन होगा, इसकी सांद्रता उच्च किससे होगी, अंडे के अंदर के विलयन की सांद्रता से कैसी होगी बेटा, यहाँ पर उच्च होगी इसकी। ठीक है, तो ये है निम्न सांद्रता का विलयन, सांद्रता का विलयन। ठीक है, ये उच्च सांद्रता का विलयन और वो वाला निम्न सांद्रता का विलयन। तो जैसे ही डाल करके थोड़ी देर छोड़ोगे तो निम्न सांद्रता वाले विलयन से क्या करके जल के अणु बाहर आना स्टार्ट कर देंगे।
जब बाहर आना स्टार्ट कर देंगे तो अंडा सिकुड़ करके छोटा रह जाएगा। अंडा सिकुड़ कर कैसे रह जाएगा बेटा? छोटा रह जाएगा। जब अंडा सिकुड़ करके छोटा रह जाए तो समझ लो किसके कारण हो रहा है? बाह्य परासरण के कारण। तो ये है परासरण से पूर्व का आकार मतलब बड़ा था, और ये है नीचे वाला परासरण के बाद का आकार। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, अंडे को नमक के संतृप्त विलयन में डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देने पर अंडा सिकुड़ जाता है, क्योंकि अंडे के अंदर से जल के अणु अंडे की झिल्ली में से होकर नमक के संतृप्त विलयन में आने लगते हैं। ठीक है। इस घटना को बाह्य परासरण कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, कोई बहुत समझने वाली बात नहीं है इसमें, बहुत सीधी सीधी बात है, सिंपल सी बात है। क्या करोगे आप? एक अंडा लोगे, अंडे के ऊपर का छिलका उतार दोगे, उबाल के नहीं, एसिड में डाल करके। ठीक है, अगर उबाल के उतारोगे तो अंदर का तो मटेरियल जो होगा वो पानी को सोखेगा ही नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो अंदर का मटेरियल ज्यों की त्यों बना रहे, इसके लिए एसिड में आप डाल करके इसको छिलके को उतार दोगे। उसके बाद अंडे को नमक के संतृप्त विलयन में डाल दोगे। जब नमक के संतृप्त विलयन में डालोगे तो नमक के संतृप्त विलयन का जो सांद्रता है वो अंडे के अंदर जो विलयन होता है उसकी सांद्रता से ज़्यादा होती है। ये प्रैक्टिकली है, बता चुके हैं, वैज्ञानिक अपना टेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे ही डालोगे तो नमक के जो अंडे के अंदर वाला जो विलयन है वो बाहर आना ही, उसमें से जल के जो अणु होंगे वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी को हम बाह्य परासरण कहते हैं। जब बाहर आएंगे तो अंदर जगह खाली रह जाएगी, जब अंदर जगह खाली रहेगी तो अंडा सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम अंडे को डाल देते हैं तो डाल सिकुड़ करके छोटा हो जाता है। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन आ जाए कि किशमिश को दूध में डालने पर किशमिश फूल जाती है, क्यों? कारण वही है कि जैसे हम किशमिश को दूध में डालेंगे तो किशमिश के अंदर की सांद्रता ज़्यादा होगी और दूध की सांद्रता कम होगी। जब दूध की सांद्रता कम होगी तो दूध में से जल के अणु किशमिश के अंदर जाना शुरू कर देंगे, अर्थात अंतः परासरण की क्रिया होगी जिससे किशमिश फूल जाएगी। इसी प्रकार चने को हम शाम को भिगोते हैं, सुबह को फूले हुए मिलते हैं। क्यों मिलते हैं फूले हुए? क्योंकि चने के ऊपर वाला जो छिलका होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है, और चने के अंदर जो टाइट पदार्थ होता है, जो मेन पदार्थ होता है कठोर सा, उसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, पानी की सांद्रता कम होगी। इसलिए पानी के अणु क्या करेंगे? अंदर घुसना स्टार्ट कर देंगे। जब अंदर घुस जाएंगे तो फूल करके मोटा हो जाए, क्योंकि अंदर वाली जो खाली जगह है वो वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे तो फूल जाएगा वहाँ पे चना। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कारण है इसको पानी में डालने पर ये फूल जाता है या बेलन में डालने पर फूल जाता है, तो फूलने का कारण होगा अंतः परासरण और सिकुड़ने का काम होगा बाह्य परासरण। अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि एक मान लीजिए, मान लो आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, क्या क्वेश्चन कर दिया जाए जरा देखिए यहाँ पर। आपसे जो क्वेश्चन किया जाए कि मान लीजिए, मान लो आपके पास ये एक बोतल है। ठीक है, ये एक बोतल है और इस बोतल के अंदर आपको इतना बड़ा अंडा डालना है। ठीक है, ये बोतल का मुंह है और इस बोतल के अंदर इतना बड़ा अंडा डालना है। कैसे डालोगे? तो सबसे पहले क्या करो, इस अंडे को सिकोड़ करके इस वाले साइज में लेके आओ, अर्थात पहले आप कराइए बाह्य परासरण।
जब पहले आप बाह्य परासरण कराएंगे तो अंडा सिकुड़ जाएगा। बाह्य परासरण कर क्या होगा, अंडा सिकुड़ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर वाटर डाल दीजिए, जब अंदर वाटर डाल के जब सिकुड़ जाएगा, इस वाले मुंह से इसको अंदर डाल दीजिए। अंदर डालोगे तो अब क्या होगा, अंदर की सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी, बाहर की सांद्रता कम हो जाएगी। अब सिकुड़ने के बाद इसका करा दीजिए अंतः परासरण, अंतः परासरण, ठीक है। जब अंतः परासरण जैसे ही अंडे को इसके अंदर डाल के छोड़ोगे तो ये पानी को खींच लेगा अंदर की ओर, जब खींच ले तो अंदर जाके बड़ा हो जाएगा, बाहर से छोटा होगा, ठीक है। और अगर निकालना है तो अंदर डालिए सांद्र विलयन, जब सांद्र विलयन डालोगे तो सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा, जब सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा उसको बाहर निकाल लीजिए और बाहर निकालने के बाद पानी में डाल दो, फिर से फूल करके बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो काम है मेन यानी परासरण क्रिया का वो यही होता रहता है, यानी किसी चीज़ को कम करना और कम वाली चीज़ को बढ़ाना। इसमें आपने एक चीज़ और देखी हो, कलर्ड आपकी गोलियां आती हैं छोटी छोटी जो बोतल में रखी जाती हैं, यानी 100 पीस के लिए, वो भी यही काम करती हैं। उन गोलियों को हम बोतल में डाल करके और पानी भर देते हैं, और जब पानी भरते हैं तो वो गोलियाँ फूल करके बड़ी हो जाती हैं, बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती हैं। तो वो भी फूल करके जो बड़ी होती हैं वो भी किसके कारण होती हैं, अंतः परासरण के कारण बड़ी होती हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा बेटे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन टॉपिक था ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक को बहुत आराम से समझना है आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल करने होंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए क्या होगा इसके अंदर, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर जरा देखिए, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। जरा देखो यहाँ पर, सही है। इसमें हमने क्या किया था, हमने किया ये था बेटा, हमने ये किया था कि एक इस तरीके से हमने एक बीकर लिया था और इस बीकर के बीच में हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी थी बच्चों। क्या लगाई थी, अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई थी। यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली कोई भी हो सकती है, लेकिन ये है कि अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। और मेनली हम कॉपर फेरोसाइनाइड लेंगे, FeCN का होल 6, ठीक है। कॉपर फेरोसाइनाइड हम अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ पर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड केवल हम शुद्ध पानी भरेंगे, बच्चों ध्यान देना, एक साइड हम भरेंगे शुद्ध पानी, ठीक है। यहाँ पर हमने भर लिया पीने वाला पानी बच्चों, ठीक है। यहाँ पर भरा शुद्ध वाटर, शुद्ध पानी, ठीक है। यानी कि इसकी सांद्रता कैसी होगी, निम्न सांद्रता होगी। ये केवल हम कह सकते हैं विलायक है, क्योंकि विलयन है ही नहीं, विलेय पदार्थ इसमें है ही नहीं, तो विलयन ही नहीं है। और यहाँ पर ले लिया हमने दूसरी तरफ समुद्री जल, यहाँ दूसरी तरफ जो हम ले रहे हैं बेटे वो समुद्री जल ले रहे हैं, और समुद्री जल में क्या होगा, विलेय और विलायक दोनों होंगे, इसलिए क्या है, ये एक विलयन है। यहाँ पर हमने लिए समुद्री, मैं ये दूसरे कलर से भी इसको बीच बीच में डाल दे रहा हूँ, दिख रहा हो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये है बेटे समुद्री जल, ठीक है, समुद्री जल। जो समुद्री जल है इसकी सांद्रता कैसी होगी, ये उच्च सांद्रता का होगा, ठीक है, ये उच्च सांद्रता होगी। चूंकि ये केवल विलायक, इसमें विलेय है ही नहीं, तो सांद्रता कैसी होगी बेटे इसकी, निम्न सांद्रता होगी, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो जैसे ही हम निम्न सांद्रता यानी शुद्ध विलायक को विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, तो क्या होगा, विलायक के मॉलिक्यूल विलयन की ओर गति करने लगेंगे, किसमें से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन की ओर जाने लगेंगे। जब विलयन की ओर जाने लगेंगे तो इसका लेवल बढ़ने लगेगा बेटे, यानी कि विलयन का लेवल बढ़ने में लगेगा और विलायक का लेवल घटने लगेगा, जिससे पता लग जाएगा हमें कि यहाँ से विलायक के कण इधर की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन ये भी बच्चे कर देते हैं, सर हमें कैसे पता लगेगा कि विलायक से विलयन की ओर कण जाने लगते हैं, जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है इसको पता करने का, इसका लेवल ऊपर उठ जाएगा, इसका लेवल नीचे आ जाएगा। जब लेवल नीचे आया इसका मतलब कोई चीज़ घट रही है, और घट रही तो जाएगी किधर, इधर ही तो जाएगी, ठीक है। तो बेटा क्या है, इधर से इधर की ओर जाने लगे, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं, ये बात आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमारा ये शुद्ध पानी है पीने वाला, और ये अशुद्ध पानी है, समुद्री जल है, अर्थात हमारा शुद्ध पानी और अशुद्ध हो रहा है। तो क्या आप चाहोगे कि हमारा शुद्ध पानी अशुद्ध हो जाए? नहीं चाहोगे सर, नहीं चाहोगे ना। जब नहीं चाहोगे तो आप कोई ऐसा उपाय करेंगे जिससे कि परासरण की क्रिया रुक जाए, और रुकने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर एक पिस्टन लगाते हैं बच्चों, विलयन के ऊपर एक पिस्टन लगाते हैं, और इस पिस्टन के द्वारा
एक प्रेशर लगाते हैं, एक बाह्य दाब लगाते हैं, बाह्य दाब लगाते हैं। इस बाह्य दाब को तब तक लगाएंगे जब तक कि ये जो विलायक के कण इधर से इधर की ओर जा रहे हैं ये जाना रुक ना जाए, ठीक है। अर्थात परासरण की क्रिया रुक ना जाए तब तक हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे। तो जिस प्रेशर पर परासरण की क्रिया रुक जाती है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं बेटे? परासरण दाब कहते हैं, ठीक है बच्चे, परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, कैसे होगी डेफिनेशन देखिए जरा। डेफिनेशन होगी बेटे, जब किसी शुद्ध विलायक को विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, तो परासरण की क्रिया होने लगती है। जब किसी शुद्ध विलायक को विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, विलायक तथा विलयन को लिख लो, ठीक है, विलायक तथा विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो परासरण क्रिया स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक की सांद्रता ज़्यादा होगी, एक की सांद्रता कम होगी, तो परासरण क्रिया निश्चित रूप से चलेगी, ठीक है। परासरण क्रिया होने लगती है। इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बेटा ये, यानी क्या करते हैं हम, विलयन और विलायक, ये विलायक और ये विलयन, इन दोनों को हम अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा सेपरेट कर देंगे। जब सेपरेट करेंगे बच्चों तो परासरण की क्रिया होने लगेगी, लेकिन हमें परासरण कराना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा शुद्ध वाटर अशुद्ध हो रहा है। जब परासरण नहीं कराना है तो हम क्या करेंगे, विलयन पर प्रेशर लगाएं। विलयन पर प्रेशर लगाएंगे तो जो विलायक के मॉलिक्यूल इधर की ओर प्रेशर लगा करके निकल जाते थे, अब उसका विपरीत प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा, यानी इधर से इधर की ओर प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। तो इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर जब बराबर हो जाएगा, यानी कि ये देखिए, ये विलायक का प्रेशर बराबर विलयन का प्रेशर, यानी कि ये सॉल्वेंट, ये यहाँ पर देखिए, और ये आपके पास सॉल्यूशन का प्रेशर, जब बराबर हो जाएगा दोनों प्रेशर तो